मस्ती ही कर लेते हैं, टैम्पा, मस्ती कर लेते हैं। फ्लोरिडा, यूएसए। ठीक है, टैम्पा के एक कोने में ओए ऑन 13th अप्रैल आ 2026 एक आदमी एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन चैट जीपीटी में लिखता है। द क्वेश्चन वाज व्हाट हैपेंस इफ अ ह्यूमन इज पुट इन अ ब्लैक गार्बेज बैग एंड थ्रोन इन द डंपस्टर। जब जीपीटी उसे रिप्लाई करता है ये कह के कि ये चीज गलत है, ये डेंजरस है, तो वो बिना एक पल रुके अगला सवाल पूछ लेता है, हाउ वुड दे इवन फाइंड आउट दैट आई डिड दैट थिंग। नाउ वहीं टैम्पा के दूसरी तरफ और ही चल रहा था उस समय पर अप्रैल 16th 2026 वो जब 27 ईयर ओल्ड नाहिदा ब्रिस्टी एक ब्राइट और एम्बिशियस पीएचडी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के कैंपस में देखा गया था। नाहिदा दरअसल बांग्लादेश की रहने वाली थी और 2025 में वो अपने रिसर्च करियर की शुरुआत करने के लिए यूएस आई थी। शी वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट व्हिच इज व्हाई बिग थिंग्स वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर। लेकिन 16 अप्रैल को उसका अचानक से गायब हो जाना एक बहुत ही अजीब सी चीज थी क्योंकि शी वाज अ वेरी सोशली इन्वॉल्व्ड पर्सन। नाउ नाहिदा की एब्सेंस सबसे पहले उसके एक फ्रेंड ने नोटिस करी। नाहिदा ने उसी दिन शाम को अपनी फ्रेंड के साथ एक मीटिंग प्लान करी थी, लेकिन जब नाहिदा शाम को उससे मिलने नहीं आई तब उसकी फ्रेंड को चिंता होने लगी क्योंकि नाहिदा ऐसा कभी भी नहीं करती थी। अगर उसे मीट कैंसिल करनी भी होती थी तो वो एटलीस्ट उसे कॉल या टेक्स्ट this can happen, this is normal फ्रेंड के this is a bit normal का भी वो कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। नाहिदा इस पॉइंट पे बिल्कुल साइलेंट हो चुकी थी, उसका फोन बंद हो चुका था और एक तरीके से नाहिदा का वजूद ही गायब हो चुका था। नाउ जब भी कोई इंसान गायब होता है तो सबसे पहला रिस्पांस किसी भी इंसान का यही होता है, फिर आसपास के लोगों का यही होता है कि उस इंसान या फिर औरत को कांटेक्ट किया जाए जो कि मिसिंग पर्सन के सबसे ज्यादा करीब हो। एंड इन दिस केस अगर नाहिदा के सबसे ज्यादा करीब कोई था तो वो था जामिल लिमोन। जामिल भी नाहिदा से पीएचडी परस्यू कर रहा था। जामिल ओरिजिनली बांग्लादेश का ही रहने वाला था। काफी समय से एक दूसरे के काफी करीब थे, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। आई गेस ब्रो कि नाहिदा अचानक से कहां गायब हो गई है तो इट हैड टू बी जामिल। लेकिन जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तब सबको एक और बड़ा झटका लगा क्योंकि क्या पता नहीं चल रहा था, उसका भी फोन अनरीचेबल था। और अब ये केस और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था। ऑन द सरफेस एक टिपिकल क्राइम ऑफ पैशन वाला केस लगता है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स टू पीपल हु वर इन लव। इट साउंड्स लाइक अ केस वी ऑल हैव हर्ड बिफोर, लेकिन इस केस की जो सच्चाई है वो इतनी ज्यादा मर्डर कर दिया क्या, ज्यादा डिस्टर्ब मर्डर क्यों कर दिया पागल। और एक क्वेश्चन है आप लोगों को देते रहूंगा और वो ये है कि आखिर ये चैट जीपीटी वाला इंसान था कौन। दिस इज यूएसएफ डबल केस, यूएसएफ डबल मर्डर केस। ओके दोस्तों, समथिंग इज कुकिंग। नाहिदा ब्रिस्टी बांग्लादेश की रहने वाली थी। यूएस आने से पहले उसने बांग्लादेश के नावखाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना करियर शुरू करने के लिए उसने यूएस के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में पीएचडी परस्यू करने का डिसीजन लिया। नाउ पीएचडी की पढ़ाई जिन भी लोगों ने करी है उन्हें ये पता होगा कि इट इज नो जोक, क्योंकि पीएचडी परस्यू करना और उसे कंप्लीट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है जो सबके बस की बात नहीं होती। सो द फैक्ट कि नाहिदा अपने घर वालों को छोड़कर एक दूसरे देश जा रही थी जस्ट टेल्स यू कि ये पीएचडी उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब 2025 में फ्लोरिडा के इस यूनिवर्सिटी में पहुंची तब वो बिल्कुल अकेली थी। एक नए देश में अकेला रहना, नया कल्चर और पढ़ाई का प्रेशर किसी के लिए भी मुश्किल होता ही है, लेकिन एक अनजान शहर में, एक अनजान देश में नाहिदा को एक ऐसा इंसान मिल गया था जिसमें उसने अपना होम अवे फ्रॉम होम ढूंढ लिया था। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद जामिल लिमोन था। जामिल भी नाहिदा की तरह बांग्लादेश का ही रहने वाला था और वो नाहिदा के यूएसएफ ज्वाइन करने के पहले से ही वहां खुद पीएचडी परस्यू कर रहा था। अनलाइक नाहिदा वो इंजीनियरिंग नहीं बल्कि ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में पीएचडी कर रहा था। और क्योंकि बोथ ऑफ देम दे केम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, वो सेम कल्चर में पले बड़े थे, वो सेम लैंग्वेज बोलते थे, इसीलिए उन दोनों को क्लोज आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हर बीतते दिन के साथ नाहिदा और जामिल की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अकॉर्डिंग टू जामिल्स ब्रदर इन बांग्लादेश, जामिल अक्सर अपने घर में नाहिदा के बारे में बात किया करता था। He used to tell his family कि नाहिदा एक बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड लड़की थी। जामिल कभी भी नाहिदा की तारीफों के पुल बांधने से नहीं थकता था कि कैसे वो काफी अच्छा गाना गाती है या फिर वो कितना टेस्टी खाना बनाती है। But you know what all of this means, right? Zamil was obviously in love with Nahida and Nahida also felt the same way. इसलिए थोड़े ही समय में ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। Now this was not a casual relationship by any means, क्योंकि इन दोनों की ही फैमिली को एक दूसरे के बारे में पता था एंड वो लोग भी इनके रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद सवाल यही आता है कि अगर ये दोनों एक लविंग कपल थे, इनकी फैमिली मेंबर्स भी इन्हें जानते थे, तो आखिर 16 अप्रैल 2026 को ऐसा क्या हुआ था कि पहले नाहिदा और फिर जामिल अचानक से गायब हो गए। सी नाहिदा के गायब होने के पीछे का रीजन चाहे जो भी हो, उसके पीछे जामिल का हाथ पक्का था क्योंकि not only was he the how the fuck you can kill a person that you love? मतलब भाई the hell मार कैसे देते हैं? I guess bro. बाद से ही जामिल काफी ज्यादा सस्पिशियसली गायब हो चुका था। On 16 अप्रैल पुलिस अथॉरिटीज इस केस में इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने सबसे पहले नाहिदा के वर्क प्लेस की तलाशी ली जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लोकेटेड। What do you guys believe कि इसको जामिल ने मारा होगा या फिर किसी एक थर्ड पर्सन ने आके इन दोनों का मर्डर कर दिया होगा?
के बिलोंगिंग्स मिले। I believe कि जामिल ने मारा होगा। और उसका I mean यही बनती है ऐसे तो स्टोरी। तो यही लग रहा था कि नाहिदा अगले It was वर्क प्लेस में वापस आने वाली I guess bro, fair enough. लंच बॉक्स Fair enough भाई, fair enough. आखिर अपने वर्क प्लेस में छोड़कर क्यों जाएगा। एंड दिस आल्सो प्रूव्स दिस थिंग कि नाहिदा के साथ 16th अप्रैल को कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था, कुछ ऐसा जो कि उसके यूजुअल रूटीन से बाहर का था। लेकिन अभी भी पुलिस वाले पूरी की पूरी पिक्चर को लेकर, पूरी की पूरी नाहिदा की सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। इसीलिए नेक्स्ट वो लोग जामिल के अपार्टमेंट की तलाशी लेने वाले थे। जामिल का अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर एवलॉन हाइट्स नाम की एक लोकेलिटी में रहता था। Okay. He wasn't living there alone, क्योंकि उसी अपार्टमेंट में उसके साथ 2 और लोग रहते थे। इसलिए पुलिस फॉर श्योर कि जामिल के अपार्टमेंट से उन्हें कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर मिलेगा इस केस के बारे में। This is fucking crazy. और उसके दोनों रूममेट से पूछताछ की गई, तब पुलिस को एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग डिटेल के बारे में पता चला। क्या पता चल गया? रूममेट्स राशिद ने उन्हें बताया कि 16th अप्रैल की शाम को उसने उनके थर्ड रूममेट हिशाम अबूकर भी था, उसे अपने रूम से भारी भरकम कपड़ों के बॉक्सेस को तब तक बचा के रख लो। बाहर निकलते हुए देखा था, जिसे बाद में जाकर उसने अपार्टमेंट के बाहर रखे ट्रैश कंपार्टमेंट में फेंक दिया था। नाउ व्हाई वाज दिस सच एन इंपॉर्टेंट डिटेल? ये जानने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हिसाम अबू गारबे किस तरह का इंसान था। हिसाम वाज अ 26 ईयर ओल्ड गाय जो कि उस sad. पढ़ा करता था जिसमें जामिल और नाहिदा पीएचडी परस्यू कर रहे थे। आई एम सेइंग पढ़ा करता था क्योंकि 2023 में कुछ रीजंस के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। नाउ बिफोर शिफ्टिंग इनटू दिस एवलॉन हाइट्स वाला अपार्टमेंट, हिसाम अपनी फैमिली के साथ एक ही घर में रहा करता था। हिसाम अपने घर का बड़ा बेटा था एंड ही हैड वन यंगर ब्रदर। उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग हिसाम हमेशा एक काफी सपोर्टिव और हेल्पफुल एल्डेस्ट सन रहा था इस फैमिली का, और उसे जानने वाले लोग उसे कूल गाय कहकर डिस्क्राइब करते थे। लेकिन दिस चेंज जब हिसाम ने यूएसएफ में बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के सीधा बाद ही हिसाम के बिहेवियर में उसके परिवार वालों को या फिर उसके आसपास के लोगों को काफी सारे चेंजेस नजर आने लगे थे, और दिन ब दिन उसके अंदर हो रही ये चेंजेस और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। फैमिली वालों का ये कहना था, एंड आई कोट, कि ये सब कुछ हिसाम के अंदर आना तब शुरू हुआ जब वो बैड इन्फ्लुएंस में आकर कैनबिस और मैरिजुआना स्मोक करने लगा था। नाउ यू वुड आर्ग्यू दिस थिंग, और माय फ्रेंड्स हु कंज्यूम दिस ग्रीन दे वुड आर्ग्यू दिस थिंग कि मैरिजुआना तो दुनिया में काफी सारे लोग कंज्यूम करते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम दे गो क्रेजी, राइट? बट फिर हिसाम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मैरिजुआना फूकने के बाद उसके अंदर Life is short, baby. Okay, I know, man. But whatever. But according to research, Cannot risk that short life. फैक्टर्स के कारण ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व हो सकते हैं, और In any way. फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम डोसेस में मैरिजुआना कंज्यूम करना भी एक रीजन इस चीज के पीछे हो सकता है। बट व्हाटएवर द रीजन वाज, हिसाम के अंदर जो सैनिटी थी वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी, एंड वन डे ही रीच्ड हिज ब्रेकिंग पॉइंट। Okay. इन मई 2023 उसके खुद के फैमिली मेंबर्स ने उसके खिलाफ मिसडिमीनर बैटरी के चार्जेस प्रेस किए थे। यस, तुमने सही सुना ये चीज। उसकी खुद की फैमिली ने ये किया था क्योंकि उनका कहना था कि हिसाम ने अपनी मदर और अपने यंगर ब्रदर के ऊपर हाथ उठाया था। Oh hell no bro, fuck! पुलिस उसे अरेस्ट करने आई तब वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बिहेव कर If someone can beat their own family, था। so वो मर्डर कर सकता है, is what I believe, क्योंकि बहुत यार वो भाई उसके अंदर फिर फीलिंग्स तो काय बात की होगी कि मतलब भाई अपने माँ बाप को पेल रहा है, अपने भाई को मार रहा है 2 थप्पड़, चलो भाई तक तो समझ आता है, माँ बाप को मार रहा है तो वो मर्डर कर सकता है, इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तो हिज यंगर ब्रदर हिसाम को सीरियस, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बीच रात में अचानक से चिल्लाने लगता था कि ही इज गॉड और सारे लोगों को उसके सामने सर झुकाना चाहिए। सो हिसाम की फैमिली उसके इस अजीब बिहेवियर से काफी समय से कर रहे थे, बट फाइनली दे हैड इनफ जब उसने घर में वायलेंस दिखाना शुरू कर दिया था। अब जब पुलिस डेप्यूटीज उसे ले जाने लगे तो बार-बार उन्हें यही कह रहा था कि आई वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, और उसके छोटे भाई ने ही उसे पहले धमकी दी थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ करा था। सो इन हिज हेड ही डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, और उसके अंदर कोई भी रिमोर्स या गिल्ट की फीलिंग नहीं आई थी आफ्टर हिटिंग हिज ओन मदर एंड ब्रदर। दैट्स क्रेजी ब्रो, दैट्स क्रेजी। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हिसाम की फैमिली के पास प्रोसिक्यूशन के लिए पैसे ही नहीं थे, इसलिए उसे जेल में ना भेजकर सब्सटेंस अब्यूज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। लेकिन इसका खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद इन सितंबर 2023 उसके ऊपर चोरी और बैटरी के चार्जेस भी लगे थे, क्योंकि वो किसी के घर में जबरदस्ती घुस गया था, वो भी तब जब वो लोग घर में नहीं थे। तो वंस अगेन वो अरेस्ट वाले इस बार उसे थोड़े ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े थे, क्योंकि ये ज्यादा बड़े चार्जेस थे और अब वो कोई रेगुलर ऑफेंडर नहीं था। उसे अगले 1 साल के लिए एक डाइवर्जन प्रोग्राम में रखा जाने वाला था, जिसे कंप्लीट करने के बाद उस पर लगे सारे चार्जेस ड्रॉप होने वाले थे। अ डाइवर्जन प्रोग्राम इज बेसिकली लाइक अ सेकंड चांस जो कोर्ट एलिजिबल क्रिमिनल्स को देता है टू प्रूव कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सो नाउ यू नो कि हिसाम को 2023 में कॉलेज की पढ़ाई क्यों ड्रॉप करनी पड़ी थी। Bro, this is crazy, you know, अगर एक क्रिमिनल को आप चांस दे रहे हो, so what are the odds कि वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा वापस से? The odds are low because उसने पहले एक बार कर चुका है वो, तो how the fuck you can believe कि that person won't do that shit again? हाँ, and you are just releasing him बस ये सोच के कि वो नहीं करेगा। हाँ, what the fuck?
fuck? इस केस की शुरुआत में ही कहा था कि मैं तुम्हें बीच बीच में हिंट देता रहूंगा ताकि तुम लोग खुद ही ये केस Okay. सॉल्व कर लो। ना पूरे 1 साल तक इस प्रोग्राम में इसने मारा है? कोई भी इसने इंसान मारा है नहीं क्या? सोचेगा कि हिसाम की हालत अब अच्छी हो गई होगी, वो एक बेहतर इंसान बन गया होगा। हाँ। बट दैट रिमेन टू बी सीन, क्योंकि 2024 में बाहर आने के बाद भी उसके फैमिली मेंबर्स, स्पेशली उसका यंगर ब्रदर, बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिसाम उनके साथ एक छत के नीचे रहे, बिकॉज ही जेन्युइनली बिलीव्ड कि हिसाम मेंटली इल था और उन्हें Yeah. नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए हिसाम Yeah. अब अपने घर में ना रहकर एवलॉन हाइट्स के एक अपार्टमेंट में अकेले रहने लगा था। एंड इसी तरह से उसे जमील और रशीद मिले थे, क्योंकि वो लोग रेंट शेयर करना चाहते थे बिकॉज इट वाज चीपर। जमील और राशिद के इस अपार्टमेंट में मूव होने के पहले से ही हिसाम यहाँ रहा करता था, और उनके वहां आने के बाद भी हिसाम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑल ऑफ देम दे हैड सेपरेट रूम्स एंड सेपरेट लिविंग स्पेसेस। इसीलिए उन सब के बीच में इंटरेक्शंस मिनिमल ही हुआ करती थी, और हिसाम का डिमीनर इतना अनवेलकमिंग और अनसेटलिंग था कि जमील और राशिद भी उसके साथ बॉदर नहीं करते थे ज्यादा, या फिर उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन जमील और राशिद दोनों ही गलत थे, क्योंकि धीरे धीरे उसकी खामोशी एक अलग ही रूप लेने लगी थी। Okay. शुरुआत से ही उन्होंने What's he gonna do? What's he gonna do? What's he gonna do? अपने कमरे से रेयरली बाहर Is he gonna murder shit? वो किसी से कभी बात भी नहीं करता था। उसके एंगर इश्यूज इतने सीवियर थे कि जमील और Yeah, obviously भाई, obviously. कभी नहीं पता होता था क्योंकि कौन सी छोटी सी बात हिसाम को ट्रिगर कर देगी। एक कांस्टेंट डर उस अपार्टमेंट में हमेशा बना रहता था, जैसा एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से बना रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को अपसेट ना कर दे। वैसे ही जमील और राशिद दोनों सोच समझकर बोलते थे, सोच समझकर चीजें करा करते थे। लेकिन इनका पैनिक में तब बदला जब रशीद को हिसाम के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता चला और उसके फैमिली की तरफ से लगाए हुए चार्जेस के बारे में पता चला। उसने तुरंत ये बात जामिल को बताई और उन दोनों का हिसाम के साथ एक छत के नीचे रहना काफी मुश्किल हो गया था इसके बाद। कि इमेजिन योरसेल्फ एक अनस्टेबल इंसान के साथ रहना, इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, वो किस एंगल से सेफ हो सकता है। इसलिए आउट ऑफ फियर एंड एज अ प्रिकॉशन इसके मैनेजमेंट के पास हिसाम के अगेंस्ट एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दी थी। अब कंप्लेंट होने के बाद तुम लोग ये सोचोगे कि जो ये अपार्टमेंट वाले थे वो हिसाम के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा सीरियस एक्यूजेशन थे। लेकिन 2 हफ्ते बीत गए थे और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था यहाँ पर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये थी मेरे हिसाब से कि क्या हिसाम को ये चीज पता थी कि नहीं पता थी कि उसके रूममेट्स उसके पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं। जब उसकी कंप्लेंट अपार्टमेंट I mean obviously भाई पता ही होगी बात उसे पता चल गई थी, क्योंकि आगे क्या करा उसके पीछे और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। क्या करा उसने? He was a very violent, mentally unstable person. Now That's fucking crazy bro. जानने के बाद 16 अप्रैल के दिन जो कुछ भी हुआ था वो कुछ अलग ही सेंस बनाता है। अब इनिशियली What is gonna do? जामिल के डिसअपीयरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, तब I'm pretty sure आप में से कई लोगों को लगा होगा टिपिकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला केस है। हिसाम के पिक्चर में ही जामिल और नाहिदा के डिसअपीयरेंस के पीछे की कहानी रंग ले लेती है। फाइनली एक एवलॉन हाइट्स वाले अपार्टमेंट की तलाशी लेने लगे, ऐसे अनडिनाइबल प्रूफ्स मिले जिससे इस केस का रुख पूरी तरीके से जब पुलिस वालों ने जामिल के रूममेट राशिद से बात करी थी, तब उसने पुलिस वालों को हिसाम के बिहेवियर के बारे में इन्फॉर्म करा था, जिसमें वो 16th की रात को अपने रूम से भारी भरकम बॉक्सेस ले जाकर बाहर कंपार्टमेंट से बाहर फेंक रहा था। इसलिए 23 अप्रैल पुलिस ने सबसे पहले उस ट्रैश कंपार्टमेंट को खोला। I'm scared. चीजें मिली उन्हें, जामिल के glasses, उसका वॉलेट और उसका यूएसएफ स्टूडेंट आईडी भी मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर उसकी शर्ट भी मिली जिस पे लगा था और वो जगह जगह से फटी हुई भी थी। एंड इट वाज द सेम शर्ट जिसे पहनकर वो आखिरी बार देखा गया था कॉलेज कैंपस में। और इस शर्ट पर खून लगे होने का मतलब सिर्फ यही था कि जामिल सिर्फ मिसिंग ही नहीं था, बल्कि समथिंग वाज सीरियसली रॉन्ग विद हिम। बट सिर्फ जामिल की ही चीजें नहीं, बल्कि पुलिस को नाहिदा के फोन का केस भी मिला था वहां से, सजेस्टिंग कि नाहिदा 16 अप्रैल को वहां आई थी। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज जो पुलिस को मिली वो था एक फ्लोर मैट जो कि पूरी तरह से भीगा हुआ था। इतने सारे सबूत ये समझने के लिए अपार्टमेंट में तो बुरा हुआ था। तो ये सब कुछ जानने के बाद और ये सब कुछ ढूंढने के बाद पुलिस ने तुरंत जामिल और नाहिदा के मिसिंग स्टेटस को एलिवेट करके एंडेंजर्ड कर दिया था, व्हिच मींस कि बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स जामिल और नाहिदा की जान जा चुकी है या उन्हें जान का खतरा है। नाउ इतना सब कुछ जानने के बाद पुलिस के पास एक प्रोबेबल कॉज था जिसके बेसिस पर वो हिसाम के साथ इंटरोगेशन कर सकते थे और उसके अपार्टमेंट में घुसकर भी वो लोग तलाशी ले सकते थे। उन्होंने सबसे पहले हिसाम को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की, क्योंकि अभी वो प्राइम सस्पेक्ट। एक सेकंड, मैंने शायद ना स्टार्टिंग का थोड़ा सा अनदेखा कर दिया था या फिर मैं भूल गया, तो कुछ तो मैंने कर दिया। क्या ये अभी बांग्लादेश में थे या फिर ये अभी इंडिया में? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा जोन आउट हो गया था उस टाइम पे। इस केस पर हिसाम को देखते ही पहले नोटिस करने वाली चीज ये थी कि उसके बॉडी पर जगह जगह कट्स और ब्रूजेस के निशान थे और उसकी लेफ्ट पिंकी फिंगर हेवीली बैंडेज थी। लेफ्ट पिंकी फिंगर। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तेरी उंगली को क्या हुआ, तो उसने पुलिस वालों से बहुत ज्यादा काम टोन में ये बोला कि प्याज काटते वक्त मेरी उंगली कट गई थी, पर पुलिस पीपल दे वर नॉट बाइंग द स्टोरी। पुलिस को ऑलरेडी पता था कि ये सब कुछ हिसाम का करा धरा था, क्योंकि प्रायर टू 23 अप्रैल पुलिस ने जामिल और नाहिदा के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया एंड सरप्राइजिंगली ऑन 16th जामिल के फोन की लोकेशन और हिसाम के कार की लोकेशन हूबहू टाइम के साथ मैच कर रही थी। कहां पे? पुलिस नोटिस थिंग जैसे ही उन्हें राशिद से हासिम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और उसके पास बिहेवियर। राशिद भाई सारे मुस्लिम नेम्स हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि बांग्लादेश में ही था। आई एम सो सॉरी, मैं जोन आउट हो गया था जिस टाइम पे बताया गया था कि कहां पे ये स्टोरी
चल रही है एंड ऑल पुलिस वालों दैट। ने सबसे पहले ट्रैफिक फुटेजेस को स्कैन करना शुरू कर दिया था Okay. और उसमें हिसाम की Hyundai Genesis G80 को अलग अलग लोकेशंस में पिन पॉइंट किया गया और हैरानी की बात ये थी कि जामिल का फोन भी इन सारे लोकेशन से होता हुआ गया था और फाइनली टेम्पा के क्लियर वाटर काउंटी में बंद हुआ था। तो पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत सारे एविडेंसेस थे हिसाम के अगेंस्ट। दे वर जस्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग हिम ताकि वो या तो स्लिप अप कर दे या फिर उसकी स्टेटमेंट से जो वो कहानी बना रहा है उस गैप्स को पुलिस वाले फिल कर दें। इंटरोगेशन के दौरान हिसाम बहुत ही ज्यादा कोल्ड और नॉन रिएक्टिव पेश आ रहा था, एज इफ उसका इन सारी चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। ऑब्वियसली ब्रो, ऑब्वियसली इफ फ्रंट ऑफ पुलिस एंड तुमने कुछ उल्टा कर्म किया है, बोलती तो बंद होनी है, बोलती तो बंद होनी है। अब यहाँ पे वो चिल्लाने तो वाला नहीं है। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो जामिल और नाहिदा से 16th को मिला था, तब हिसाम ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, saying, यार this is going crazy, this is going crazy। क्योंकि उसके ये कहते ही उन्होंने हिसाम को जामिल के लास्ट फोन लोकेशन और ट्रैफिक डेटा में दिख रहे उसकी कार की लोकेशन को दिखाया और पूछा कि अगर ऐसी बात है तो जामिल यार चैट जीपीटी अगर मतलब देखा जाए इस केस के कॉन्टेक्स्ट से बाहर, अगर चैट जीपीटी पे जो उसने सर्च किया है वो इतना आसानी से पुलिस वालों को मिल गया तो बहुत लोगों का कुछ उल्टा सीधा लास्ट लोकेशन और उसी वक्त पर लगने वाले हैं बेटे, सबके लगने वाले हैं बेटे, सबके लगने वाले हैं। हिसाम थोड़ा घबरा गया था और उसने एक और झूठ बोला, सेइंग कि वो फिशिंग स्पॉट्स देखने के लिए क्लियर वाटर गया था। पर फिर Okay. पुलिस ने उसे फर्दर दिखाया कि ये सिर्फ कोई एक इंसिडेंट नहीं था बल्कि उसकी पूरी ट्रिप के दौरान जामिल के फोन की लोकेशन और उसकी कार की लोकेशन सेम दिख रही थी। एंड देन उसने कवर अप करने के लिए कहा कि अरे हाँ, जामिल से एक्चुअली मैं मिला था और मैं तो उसे अपनी कार में लिफ्ट दे रहा था। सो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा था कि हिसाम किसी भी चीज के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। Obviously. बार जब भी पुलिस उसे इंटरोगेट करती तो वो बार-बार अपनी स्टोरी चेंज कर रहा था, Okay. मेकिंग इट क्लियरली ऑब्वियस दैट ही वाज लाइंग। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो शायद से हिसाम को भी नहीं पता थी और जो शायद से आप लोग भी नहीं सोच पाए होंगे वो ये थी कि जब पुलिस वाले हिसाम को इधर बिजी रख रहे थे, उससे इंटरोगेशन कर रहे थे, उससे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तब टेम्पा पुलिस की एक टीम हिसाम के अपार्टमेंट में गई थी वहां तलाशी लेने के लिए और अपार्टमेंट के अंदर घुसते ही वहां की स्मेल से ये पता चल रहा था कि यहाँ पर रिसेंटली काफी ज्यादा डीप क्लीनिंग करवाई गई है। इसलिए पुलिस ने लुमिनल स्प्रे का इस्तेमाल किया जिसकी मदद What's up bro की भाई, what's up what's up what's up what's up what's up से ब्लड स्टेन्स को ट्रेस किया जा सकता था। एंड टू देयर सरप्राइज लुमिनल स्प्रे करने पर हिसाम के बेडरूम फ्लोर पर एक काफी बड़ा ह्यूमन फीटस की तरह शेप्ड पूल दिखा था जिसे उसने रिसेंटली क्लीन किया था। इसका मतलब ये था कि उस स्पॉट पर किसी पर्सन को काफी देर तक फोल्ड करके रखा गया था, उसके कारण वहां इतना बड़ा भाई मेरे को तो समझ नहीं आता ये एसआर पे ये सारी स्टोरीज जब बनाता है, ये डॉक्यूमेंट्री बनाता है, ये बंदा बैठ के कैसे सुनती, ये बंदा पढ़ता कैसे है ये सब चीजें, यू नो ऑल ऑफ दिस इज सो यू नो अजीब सी क्रीपी चीजें, मतलब हाउ द फक ये पढ़ता कैसे है ये सारी चीजें, इसकी वैसे नहीं पढ़, इसका दिमाग नहीं खराब रहता होगा कि आज इसका मर्डर पढ़ रहा हूं, आज उसका मर्डर पढ़ रहा हूं, आज ये भाई इसका दिमाग तो खराब रहता होगा भाई 24 घंटे था। 24 घंटे कि साफ सफाई करने से ये And I'm not even kidding. लेकिन ऑल इट डिड वाज पुश द ब्लड डीपर इन द फ्लोर जिसके कारण लुमिनल स्प्रे में उसका पैटर्न साफ दिख रहा था। तो एक तरफ इंटरोगेशन के दौरान हिसाम ये कहानियां बना रहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं जामिल से कभी नहीं मिला और दूसरी बात ये कि वही तो बड़े भाई, वही तो कभी आए ही नहीं। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को हिसाम के अपार्टमेंट से इतने सारे ट्रेसेस मिले थे। This is so crazy, man. कि इस अपार्टमेंट में उस फ्लोर में एक से ज्यादा इंसान की बॉडी रखी हुई थी। मीनवाइल इंटरोगेशन होने के बाद पुलिस वालों ने बड़े आराम से हिसाम को घर वापस जाने दिया क्योंकि उसे नेक्स्ट 24 घंटे तक पुलिस वाले सर्वेलेंस में रखने वाले थे। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात जो मेरे को पहले लग रही थी या फिर शायद तुम लोग को भी लग सकती है वो ये थी कि अगर पुलिस वालों के पास इतने सारे सबूत थे और इतनी सारी चीजें थी तो उन्होंने हिसाम को अरेस्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि जब पुलिस वालों ने सेकंड टाइम ये चीज इवॉल्व कर दी थी कि शायद से जामिल और नाहिदा या तो गायब हो चुके हैं या फिर उनके साथ बहुत कुछ। एंड बाय द वे ये हिसाम हसीम जो भी नाम है इस बंदे का, जो नो सस्पेक्ट है कि इसने करा है मर्डर, इसको पहले एक बार पुलिस वाले उठा के लेके जा चुके हैं एंड इसको रिलीज कर दिया बाद में। He'll be a fine guy, he'll be a good guy. And अब अगर इसको वापस पकड़ा है, so why the fuck you can't just put him into the jail, man? Just put him behind the bars. What the fuck is wrong? हाँ? तो मेरे दिमाग में बार-बार ये बात आ रही थी कि अगर उनके साथ कुछ Why don't get frustrated? वही तो बड़ा भाई, वही तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती होगी भाई, मैं तो नहीं मानता कि उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती होगी क्योंकि भाई तुम खुद सोचो एक केस अभी मैं सुन रहा हूं, मैं जस्ट ये सुन रहा हूं चीजें, ठीक है, मेरे को ये सुनते सुनते रेज वेट हो रहा हूं कि भाई उसको छोड़ दिया पुलिस ने, छोड़ दिया एक बार, ठीक है, उसको फिर अब वापस उसके पास अगर वो आया बंदे के लिए क्रिमिनल वापस कुछ इसके ऊपर कुछ भी सस्पेक्ट आया, कुछ भी आया तो इसको जेल में डाला, मैं उस पर रेज वेट हो रहा हूं, तो ये तो भाई इसका तो दिमाग फट जाता होगा, क्योंकि ये तो बहुत वीडियोस बनाता है, तो हर 2-3 दिन में एक वीडियो डालता है एंड वो भी इसके 3 चैनल है, इसका तो फटता होगा भाई दिमाग। मैं नहीं मानता भाई ये बंदे की मेंटल स्टेट बिल्कुल सही है,
बुरा हो रहा है, Possible ही नहीं है। तो पुलिस वाले जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? पर इसके पीछे का रीजन मुझे बाद में पता चला जब मैंने डिप्टी की खुद की स्टेटमेंट सुनी, और इसके पीछे का रीजन ये था कि उस समय पर पुलिस वालों को नाहिदा और जामिल की बॉडीज मिली ही नहीं थी। और दूसरी तरफ ये वाली चीज भी थी कि अपार्टमेंट की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, वो लुमिनल टेस्ट वाली, उस समय पर वो कंप्लीट। भाई मुझे एक चीज बताओ, इसका एक पहला पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके आसपास वाले लोग आई गेस बोलते होंगे कि ही इज नॉट अ गुड मैन। उसके बाद जो ये जामिल और नाइदा नाम है ना, जामिल जो भी नाम है इन दोनों का, जो भी वो कपल थे, वो दोनों और इसकी कार सेम लोकेशन पर ट्रैक हुई है, और एक लोकेशन पर नहीं 3-4 लोकेशन पर ट्रैक हुई है। ये तीनों चीजें इनफ नहीं है कि उसको जेल में डालने के लिए? तीन चीज भाई, वाओ। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ हिसाम के Fuck is crazy, man. उससे वो अब एक पक्का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। लेकिन Okay. फिर भी लॉ के हिसाब से जब तक उन्हें विक्टिम्स की बॉडी नहीं मिल जाती या मर्डर का एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक वो उसे सिर्फ शक के बेसिस पर लॉकअप में नहीं डाल सकते थे, नो मैटर हाउ स्ट्रांग द एविडेंस। Wow, पुलिस वालों ने wow. बिना कुछ कहे जाने दिया, और इसीलिए वो हिसाम को 24 जाने घंटे तक दिया। देखते रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिसाम कुछ ना कुछ। अरे मेरे भाई 24 घंटे कुछ करने के बाद इंसान थोड़ी जाके मर्डर करने शुरू कर देगा वापस से। इतना तो दिमाग उसमें भी होगा कि 24 घंटे, 1-2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता मेरे ऊपर पुलिस ऐसे एकदम रहेगी, उसके बाद मैं करूंगा कुछ पॉलिटिकल। भाई आई डोंट थिंक सो ही गॉट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, बिकॉज ये रेंट पे रह रहा है, बहुत रेंट शेयर करके रेंट पे रह रहा है ये बंदा। तो आई डोंट थिंक सो ही गॉट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट और शिट, तो आई डोंट थिंक सो दैट कर ही देगा। एट दिस पॉइंट पुलिस के पास वो सारे क्लूज थे जिसकी मदद से वो जामिल और नाहिदा को ट्रैक कर सकते थे। Yeah. जब जीपीएस पे हिसाम के एग्जैक्ट पाथ को देखा जो उसने उस दिन अपनी गाड़ी में ट्रैवल किया था, तब उन्होंने नोटिस किया कि हिसाम हार्वर्ड फ्रैंकलिन नाम के ब्रिज की ओर गया था। Okay. दोबारा उसी ब्रिज से वापस आया था, और इस ही डिटेल की मदद से जामिल और नाहिदा की सर्च को हार्वर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज के एरिया पे नैरो किया गया था। ऑन 24 अप्रैल सुबह के 6 बजे पुलिस उसी ब्रिज के पास पहुंची और उन्होंने तलाशी शुरू की। सुबह सुबह ब्रिज के आसपास सिर्फ पानी ही पानी था, इसीलिए पुलिस की डाइवर्स की टीम पानी के अंदर जाकर उन्हें ढूंढने लगी। रिमेंबर कि जामिल और नाहिदा को गायब हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। एक हफ्ते से ऊपर उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ होगा? अरे भाई अब 1 हफ्ता हो चुका है, तुमको पता है 1 हफ्ते तक इतना तो कोई गायब नहीं रहता, ठीक है। 1 हफ्ते तक कोई इतना गायब नहीं रह रहा। आपके पास सस्पेक्ट पड़ा है, वो अपनी फैमिली पे मारता पीटता था अपनी फैमिली को। सो वाओ मैन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस शिट। डाइवर्स अंधेरे में तीर चला रहे थे, होपिंग कि उन्हें कुछ मिल जाए। कुछ घंटों तक ये सर्च चलता रहा और उन्हें फाइनली कुछ मिला। वो एक ब्लैक कलर का ट्रैश बैग था, जो कि एक ट्रैश बैग के लिए अनयूजुअली हैवी था। और जब इस ट्रैश बैग को जमीन पे लाया गया और उसे खोला गया, तब उसके अंदर देखकर पुलिस वालों का दिल दहल गया था, क्योंकि इट वाज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ज्यादा डिग्रेड हो चुकी थी और उसके पैर करके रखे हुए थे उसके अंदर। पानी और धूप में रहने के कारण बॉडी रिकॉग्निशन के लायक ही नहीं बची थी। अब इसे उसकी पहचान करने के लिए मेडिकल एग्जामिनर्स की हेल्प लेनी पड़ी, जिसने डीएनए और दूसरे क्लू से कंफर्म किया कि ये जामिल की ही बॉडी है। Bro, this is sad. This is so sad. Might be they were waiting. अरे पर भाई मेरे को एक बात बताओ, उसके पास इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो एक बार इनके ऑब्जर्विंग से बाहर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इसने ये वाला कांड किया है। सो डोंट यू थिंक कि उसको सस्पेक्ट को बाहर रखना ही इज वेरी रिस्की? उसको वो रिस्की नहीं है कि वो कहीं जाके भाई वापस किसी का मर्डर कर दे? How do you can fucking guarantee that shit कि वो कुछ जाके नहीं करेगा? एटलीस्ट भाई उसको जेल में तो रखो जब तक कंफर्म नहीं होता, या फिर ऑब्जर्व कर उसको। वैसे भी तो करते ही हैं ऐसे, तो भाई बिठा लेते हो भाई किसी को भी स्टेशन पे घंटों तक, उसको नहीं बिठा, उसको रिलीज कर दिया। की बॉडी की हालत बहुत खराब थी। उसके बॉडी के ऊपर मल्टीपल चोटें थी और एक चोट उसके लिवर पे भी थी, I just want कि अब इसको उस समय पर बहुत बड़ी सजा मिले। उसके दोनों पैर ऑलमोस्ट अपने से अलग हो गए थे, प्रोबेबली इसलिए इस बैग के अंदर ढंग से बंद किया जा सके। ये चीज होते ही जामिल के क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को उसकी डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया गया। एंड आई डोंट, this is sad bro, this is sad। कितने सपनों के साथ अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए, oh bro she looks कि उसे dead अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बट दिस वाज व्हाट दे गॉट इन रियलिटी। इतने दिन अंधेरे में रहने के बाद जामिल के परिवार को फाइनली पता चल गया था कि देयर सन इज नो मोर। पर इमेजिन करो ये न्यूज़ सुनने के बाद इस पॉइंट पर नाहिदा की फैमिली का क्या हो रहा होगा, नोइंग कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ, एंड नोइंग कि द सेम थिंग कुड हैव हैपेंड टू देयर डॉटर एज वेल। लेकिन अभी वो इस चीज पर चाह कर भी भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि नाहिदा अभी तक मिली नहीं थी। सो उस पॉइंट पर इट वाज एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ सफरिंग। अरे अब तो एटलीस्ट अब एक डेड बॉडी मिल चुकी है, उसको पता है कि लास्ट कांटेक्ट हमारे पास विजिबली सस्पेक्ट का ही था,
तो अब तो एटलीस्ट उसको लेके आओ भाई, फेस कर रही थी अब तो ले आओ। ख्यालात 24 घंटे उनके दिमाग में चल रहे थे। जामिल की बॉडी मिलने के बाद नाहिदा के लिए सर्च जारी थी। ओके। थोड़ी ही देर में सुबह के 9:08 में पुलिस को एक 911 की कॉल आई फ्रॉम हिसाम्स यंगर ब्रदर क्लेमिंग कि हिसाम ने फैमिली के किसी फीमेल मेंबर के साथ हाथापाई कर दी थी उस दिन। दरअसल हुआ ये था कि पिछली रात इंटेरोगेशन से छूटने के बाद हिसाम वापस एवलॉन हाइट्स ये देखो, ये देखो, फैमिली वाले घर चला गया था जो कि लट्स फ्लोरिडा में सिचुएटेड था। द रीजन फॉर दिस 911 कॉल वाज सो वियर्ड अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर। हिसाम अचानक सुबह घर आया और उसके भाई के मना करने के बाद भी वो जबरदस्ती घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद फैमिली की सबसे छोटी बेटी यानी हिसाम की यंगर सिस्टर जब लिविंग रूम में आई तो उसने वहां हिसाम को पाया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल पहनकर लेटा हुआ वहां पर वीडियो गेम खेल रहा था। एंड व्हाट ही डिड नेक्स्ट वाज सो डिस्गस्टिंग क्योंकि उसने अपनी ही सिस्टर को अप्रोच करा, उसे किक करने की कोशिश करी और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। Oh bro, what the hell? What the hell? Oh my god, man. Oh my god. सिस्टर Oh my somehow God. उसकी बहन ने अपने आप को हिसाम से दूर करा। वो भाग के अपने रूम में गई और उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया था। So this was the entire reason for this call and at this point police had everything they needed to arrest this guy। इसलिए उन्होंने तुरंत Oh bro, action लिया और finally, हिसाम के family के बाहर finally. SWAT teams, negotiator, bomb squad Finally. और drone units deploy कर दिए क्योंकि he was a very dangerous criminal जिसके साथ पुलिस जरा सा भी चांस नहीं ले सकती थी। पुलिस के वहां Thanks, बहुत जल्दी पता चल गया आप लोगों की चांस ले सकते थे। How this is cruel. Yes, this is cruel, man. This is so cruel. अब नामुमकिन है, इसलिए वो खुद घर से बाहर आया while wearing only a towel और उसे इसी हालत में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। What's that motherfucker, bro? Holy. So sadly जामिल जा चुका था और फाइनली अब हिसाम भी अरेस्ट हो चुका था। नाहिदा का क्या हुआ? नाहिदा का क्या हुआ? आखिर नाहिदा कहाँ थी अभी भी? पुलिस ने 2 दिनों तक Please. नाहिदा को उसी एरिया में ढूंढने की बहुत कोशिश की। I wish she'll be alive. पर 26 अप्रैल पुलिस को एक फिशरमैन का फोन आया और उसने Nah. हेवी ड्यूटी ट्रैश बैग के बारे में बताया जो कि उसके फिशिंग लाइन में फंस गया था। जब पुलिस सीन पर पहुंची और उस बैग को खोला गया तो उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि एक फीमेल की डिकम्पोजिंग bro. के कपड़ों को देखकर और Oh, उसके bro. रिकॉर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया कि ये अनफॉर्चुनेटली नाहिदा की थी। फाइनली bro. सैड कह लो नाहिदा की फैमिली को भी उनकी बेटी के फेथ के बारे में पता चल गया था और इस Oh, चीज से उनकी man. सफरिंग कोई कम नहीं हुई। इट This जस्ट is sad. चेंज्ड द टेस्ट। अपनी बेटी को लेकर उनकी बेचैनी दूर हो गई थी लेकिन उसे खोने का गम अब बहुत ही ज्यादा अरे बेचैनी काहे की दूर हुई होगी भाई? ज्यादा दुख में थे लेकिन दोनों के कोप करने का तरीका अलग था। एक Oh तरफ my नाहिदा की God. फैमिली उसके डेथ कंफर्म होने के बाद काफी ज्यादा शांत और विड्रॉन से हो गए थे लेकिन दूसरी तरफ जामिल का परिवार चुप नहीं बैठने वाला था। वो लोग फ्रीक्वेंटली प्रेस कर रहे थे, मीडिया में अपेयर हो रहे थे और नाहिदा और जामिल के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। जामिल के यंगर ब्रदर ने ऐसी चीजें रिवील की जिन्हें सुनने के बाद ये केस और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो गया था। क्या? जामिल और नाहिदा सिर्फ एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे बल्कि वो दोनों पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे। They वही wanted to तो। get married, लेकिन उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। Oh bro, that's sad. That's so sad. 10 days of investigation, पुलिस ने इस केस को फाइनली सॉल्व कर दिया था और हिसाम जैसे मॉन्स्टर को पुलिस ने फाइनली पकड़ लिया था इससे पहले कि वो कुछ और 10 गलत करता। दिन लेकिन is इसके a बावजूद lot for इस this केस में fucking ऐसे सवाल हैं case. जो अभी भी अनआंसर्ड रह गए थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिसाम का जामिल को एक बारी के लिए एक्सप्लेन ब्रो सोचो अगर उसको पहली बार रिलीज ही नहीं किया होता जेल से तो this wouldn't have happened, bro. given कि Oh my जामिल ने God, उसके this is against sad. but This is आखिरकार so उसने sad. नाहिदा को क्यों मारा? उसकी क्या गलती थी? You might think कि मे बी जब नाहिदा और क्या जामिल क्या के अगेंस्ट कंप्लेन करा था बट आखिरकार उसने नाहिदा को Complain क्यों मारा? किया, उसकी हाँ। क्या गलती थी? You might think कि मे बी जब नाहिदा और जामिल साथ में एवलॉन हाइट्स वाले अपार्टमेंट में होंगे तब ही उनके और हिसाम के बीच में कुछ ऑल्टरकेशन हुआ होगा Okay. जिसके कारण ही लॉस्ट कंट्रोल और रेज में उसने दोनों को दिया। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि पुलिस वालों ने हिसाम के फोन के थ्रू ये चीज पता लगाया कि उसने जो कुछ भी किया था वो एक अनप्लान्ड एक्ट नहीं था बल्कि ये Oh, एक पहले से ही wow. सोची समझी चाल Fuck थी उसकी। you, उसके phone में motherfucker. डिजिटल एविडेंस के अकॉर्डिंग उसने इन सब चीजों की तैयारी 7 Fuck अप्रैल you. से ही शुरू कर दी थी। उसने Nah. Amazon से 7 अप्रैल को डक्ट टेप मंगवाया था और फिर 11th को उसने बाकी चीजें जैसे ट्रैश बैग्स, फायर स्टार्टर, लाइटर फ्यूल और साफ सफाई की चीजें फ्लोरिडा में होगा ये, इससे भी ना ज्यादा disturbing इंडिया, चीज तब ना हुई जब बांग्लादेश। पुलिस वालों ने उसकी चैट जीपीटी की My कन्वर्सेशन bad. खोली। उसने ओरिजिनली सब कुछ डिलीट कर दिया था अपने बीसी रिएक्शन चैनल बना रखा है। अरे गेम खेलूंगा भी इसके बाद, इसके जस्ट बाद गेम खेलने वाला हूँ। में, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उसकी सर्च हिस्ट्री रिकवर कर ली थी जिससे ये सब कुछ बाहर आ पाया था। अड्डे को बुलाने वाला हूँ, रुक जा। ChatGPT से पूछा व्हाट हैपेंस इफ अ ह्यूमन इज पुट इन अ ब्लैक गार्बेज बैग एंड Oh, bro. और जब ChatGPT ने रिस्पॉन्ड किया कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज डेंजरस, तब उसने ChatGPT से कहा हाउ वुड दे फाइंड आउट एंड देन 15th को उसने ChatGPT से और बातें की जिसमें उसने कार के चैसी नंबर को कैसे चेंज करते हैं ये पूछा और फिर पूछा कि क्या वो बिना लाइसेंस के घर में गन रख सकता है या नहीं। ऑन द डे ऑफ द उसने PS2 पे आधा multiplayer. एवलॉन हाइट्स वाले अपार्टमेंट में और भी ज्यादा क्लीनिंग मटेरियल मंगाया था जिसे उसके साथ रह रहे राशिद ने भी नोटिस कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आफ्टर मेकिंग जामिल एंड नाहिदा डिसअपीयर उसने 19th को और भी सस्पिशियस चीजें पूछी थी। हैज देयर बीन समवन हु सर्वाइव्ड अ स्नाइपर बुलेट टू द विल माय नेबर हियर माय गन विल एप्पल What the hell? आफ्टर द प्रीवियस यूजर इज The hell? दैट इमीडिएटली। ये सारी क्वेरीज इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि इट ओनली सजेस्ट
कि जामिल और नाहिदा के अलावा भी ये आदमी और भी मेस्ड अप चीजें करने की सोच रहा था। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि अगर पुलिस वालों को जरा सी भी देर हो जाती इस आदमी को डिटेन करने में, तो शायद इस आदमी के हाथों से किसी और की भी बेटे बहुत देर हो चुकी है, वैसे ही बहुत देर हो गई थी। राइट इन हिज हेड। बट अगेन इस केस का कंक्लूजन अभी भी यही है कि अभी तक इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाई है कि उसने आखिर नाहिदा को क्यों। पर मेरा बेस्ट गेस यही है या फिर मेरा ओपिनियन यही है इस केस में कि क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी, जामिल को ही टारगेट कर रहा हो इनिशियली, लेकिन नाहिदा के वहां होने के कारण उसने उसे भी दिया सो दैट उसके क्राइम के बारे में किसी को भी पता ना चले। बट दैट इज जस्ट माय गेस, यू गाइस लेट मी नो कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। इसके साथ ये केस अभी यही पे समाप्त होता है गाइस। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस That's sad, bro. That's sad. That's so sad.